नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं हिंदी त्रैमासिक पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आपको भी अच्छे अंक लाना है तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा, ठीक है। और देखिए, जो आपके इस वर्ष 23 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हमने आपको फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहां से आकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, उसको ज्वाइन करना रहेगा सभी को, क्योंकि ये पीडीएफ वहीं पर जाने वाली है, ठीक है। दोनों के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर ये आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, तो ये 75 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा, यानी कि हिंदी पद्य साहित्य को किस नाम से भी जानते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पद्य साहित्य का दूसरा नाम होता है भक्तिकाल। क्या होता है बच्चों? भक्तिकाल। 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। कैसी लगती है? मधुर लगती है, नीरस लगती है, कड़वी या फिर ककड़ीसी या फिर अग्नि के समान। तो कैसी लगती है? उन्हें कड़वी लगती है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको याद करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला है, कलम का जादूगर कहा जाता है स्वयं प्रकाश जी को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, मन्नू भंडारी को या फिर राम वृक्ष वैनीपुरी को। तो किसको कहा जाता है कलम का जादूगर? तो कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष वैनीपुरी, यानी कि आपका द नंबर का राइट आंसर हो जाता है। अगले पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। देखिएगा, हम रात को 8 बजे लाइव का सेशन करते हैं, उसमें हम आपके क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। मैंने कई बार क्वेश्चंस लाइव में बताया भी है, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कैसी है? एकांकी है, व्यंग्य है, निबंध है या फिर कहानी है। तो नेताजी की विधा क्या हो जाएगी? देखिए, नेताजी की जो चश्मा पाठ है वो क्या है? वो एक कहानी है, यानी कि आप अगर दा नंबर लगाओगे ना तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 दिया गया है, कई बार पूछा गया है, रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा किस आचार्य की है, यानी कि ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन दिए गए आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने दी है? देखिएगा, रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा ये दी गई है किसने? आचार्य विश्वनाथ ने दी। 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न बढ़ते हैं। भोलानाथ के पिता भक्त थे, कैसे थे? गणेश जी के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, दुर्गा के भक्त थे या फिर कृष्ण के भक्त थे। तो किसके भक्त थे? देखिएगा, भोलानाथ अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको क्लियर ही पता होगा किसके वक्त थे? शिव के वक्त थे, यानी कि 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये आपके 6 अंक के लिए आने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सूरदास जी खाली स्थान मुक्ता रस के कवि है, यानी कि सूरदास किसके कवि है? तो सूरदास को हम वात्सल्य सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य सम्राट के नाम से हम जानते हैं। तो वात्सल्य आपको लिख लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, सूरदास को हम वात्सल्य सम्राट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, गोपियाँ उद्धव को मानती हैं, तो क्या मानती हैं? तो गोपियाँ उद्धव को बड़ भोगी मानती है, बड़ भोगी मानती है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन गद्य की एक विधा है। तो जीवन गद्य की कैसी विधा है? जीवन गद्य की एक गौड़ विधा है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4, नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन रस में होता है। तो नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। किस में होता है? श्रृंगार रस में होता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां को खिलाते थे। आटे की गोलियां को खिलाते थे, तो किसको खिलाते थे? ये आपको पता होगा कि मछलियों को खिलाते थे, ठीक है। मछलियों को खिलाते थे, राइट आंसर हो जाएगा आपका मछलियों, ठीक है। चलिएगा
अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है। इस तरीके से हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। अब दिए गए हैं आपकी सही जोड़ी, यानी कि ये आपके 6 अंक के होने वाले हैं। तो पहला दिया गया है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य क्या हो जाएगा? आत्मकथ्य हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। दूसरा दिया गया है 3 वर्णों के मेल। तो 3 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया है मुहावरा, एकमात्र सहारे के लिए मुहावरा है। तो एकमात्र मुहावरे के सहारे क्या? यात्रा वृतांत है। बिल्कुल नहीं, यात्रा वृतांत नहीं है। यह क्या हो जाएगा आपका? अंधे की लाठी, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अलंकार दिया गया है। अलंकार, तो अलंकार में आपका क्या हो जाएगा? अलंकार किसका होता है? ये अलंकार क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। जिले का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी साथी जो है वो क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे। कैप्टन चश्मे वाला, तो क्या हो जाएगा? कैप्टन चश्मे वाला का प्रतिभा, जो प्रतिमा थी उसमें क्या चश्मा लगाया था, तो 5वें का ये हो जाएगा आपका। और छठा दिखाया साना साना हाथ जोड़े, तो ये क्या हो जाएगा? साना साना, ये यात्रा वृतांत है, यानी कि आपका 6ठे नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको सही जोड़ी ये कर लेना है। एक भी सही जोड़ी को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो देखिएगा आप क्वेश्चन आएंगे तो बाद में कहोगे कि यही क्वेश्चन देखने को मिले था, लेकिन आप लोगों ने कर नहीं पाए सर। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय है, क्वेश्चंस करिएगा याद। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, ये भी आपका 6 अंक आने वाला है। इसको भी देख लेते हैं। पहला दिया गया श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन सा लेकर आया था? यानी कि श्री कृष्ण का संदेश कौन लेकर आया था? तो उद्धव लेकर आया था। कौन लेकर आया था? उद्धव लेकर आया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सूर सारावली के कवि का नाम क्या है? तो सूर सारावली कवि के नाम था सूरदास। क्या था? सूरदास था। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लाइव सेशन में दिया था। अगर लाइव सेशन देखा होगा तो आपको क्लियरली पता होगा, और पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर दोनों पर सेंड कर दी गई है। लेकिन अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी इस व्यक्ति के इसका आंसर देगा उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, चलिएगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? यानी कि हिंदी साहित्य की सर्वाधिक कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी होगी, क्योंकि कहानी अच्छी लगती है, रोचक लगती है पढ़ने में भी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो देखिएगा प्रतिदिन में आपका कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। प्रतिदिन में आपका होगा अव्ययीभाव समास। कौन सा हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप क्या करना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही इतना महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है बस। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पीडीएफ को ओपन करते हैं। चलिएगा जो अगला प्रश्न था हमारा वो था विविधा का समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता था? तो किसकी शरण में जाता था? माँ की शरण में जाता था। माँ की शरण में जाता था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इनको अच्छी तरीके से करेंगे भी। इसके बाद 77 आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के आने वाले हैं। यानी कि आपके 5 क्वेश्चन 6 नंबर के 30 अंक के आने वाले हैं। इन 30 अंक के अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपका कराया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। ये सत्य है या फिर असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 अंक वाला एकांकी कहलाता, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो क्या समावेश होता है? बिल्कुल सही है, उपन्यास में कई कहानियों का समावेश राइट हो जाएगा आपका। चौथा दिया गया है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। क्या सत्य है? तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, बिल्कुल सत्य बात है ये। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे।
ठीक है। अगला प्रश्न दिया रामचरित महाकाव्य, बिल्कुल रामचरित महाकाव्य ही है, खंडकाव्य नहीं है। त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, त्रिभुवन में क्या द्वंद्व समास नहीं, इसमें क्या है द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है प्रकृतिवादी की दो विशेषता यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके दो प्रवृत्तियों के नाम और रीति काल और श्रृंगार काल के कवियों को क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन से दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन से याद करेंगे तो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस इस वीडियो के अंदर क्या होना चाहिए, मात्र 20 कमेंट होने चाहिए, ठीक है। वो आप कर देंगे, मुझे पता है। जैसे 20 कमेंट होंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, इस तरीके से ये पूरा का पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। बस आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा। क्वेश्चन से देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ये ऐसे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सहित यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन पेपर, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और देखिएगा यहाँ पर हम बात करें एप्लीकेशन और निबंध में आपको कौन कौन से याद करना है। तो एप्लीकेशन में आपको देखिएगा यहाँ पर शुल्क मुक्ति का यहाँ पर कर लेना है और इसके अलावा में प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र देना है, ठीक है। तो शुल्क मुक्ति का आपको कर लेना अच्छी तरीके से, ये आपके एग्जाम में देखा जाएगा, ठीक है। इसका रूपरेखा में आपको देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, विद्यालय जीवन में खेलों का महत्व, शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान, दैनिक जीवन पर महंगाई का असर, तो ये आपको इनमें से याद करना है। तो देखिए यहाँ पर आप इंटरनेट तो वाला कर ही लेना, इंटरनेट वाला, और शिक्षित बेरोजगारी समस्या बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, रूपरेखा बताई गई, ठीक है। ये आपका दिया गया, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में भी आपके कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि आपका ये देखिएगा वाक्यों को निर्देशानुसार प्रवृत्त करना है, यानी कि इसको कल मैं भोपाल जाऊंगा प्रश्नवाचक बोलेंगे। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, पहले क्या लगता है, क्या लगता है, क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, और निषेधात्मक नहीं लगता है, ये आपका विद्यालय है, तो मैं बोलूँगी ये आपका विद्यालय नहीं है। बिल्कुल सिंपल आते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, समझना होता है, ठीक है। चलिएगा, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मात्र आपको इस वीडियो में 20 कमेंट करना है। जैसे ही 20 कमेंट हो जाते हैं ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगी। और एक बात और, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। आपके 30 में से 30 अंक लाने का प्रयास रहेगा भरपूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।